हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे आईपीसी के आंसर राइटिंग सेशन के बारे में। और ये आज आपका जो होगा ये पार्ट सेकेंड होगा। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डील करके रखा है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया साथियों तो आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा। आपको उसमें आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और डेफिनेटली वो क्वेश्चंस मिलेंगे। साथियों इस सेशन के कंप्लीट होने से पहले मैंने अभी इंडियन एविडेंस एक्ट का भी एक सेशन लिया है जो कि उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। साथियों आप उसको भी वॉच करिएगा और वो भी सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोनों को साथ में मैं लेकर के चल रहा हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैं हेल्प कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। साथियों ये जो सेशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ये आज हिंदी में मैं सेशन लेकर के आया हूँ और हिंदी के सेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन को हम यहाँ पे डील करेंगे। साथियों हम उसी टॉपिक्स को चूज करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। साथ ही साथ ये भी हम देखते हैं कि किस किस जुडिशरी में कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब पूछा गया था। आपको भी यहाँ पे देखने का एक चांस मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्रीवियस ईयर पेपर को क्या करते होंगे, एनालिसिस करते होंगे। क्योंकि जिसका मेन एग्जामिनेशन लगा होता है उसको सोने की आदत खत्म हो जाती है। इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि ये एक प्रकार का प्रेशर होता है, ये एक प्रकार का एंजाइटी होता है जिसको कि हमें शो नहीं करना होता है लेकिन हमें अंदर अंदर परेशान करता है। और इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस एंजाइटी को कवर करना है। और आप कोशिश करिए कि एक दिन में कम से कम 20 पेजेस, वन डे, एक दिन में आपको 20 पेजेस लिखने की आदत डालिए। तभी आप मेन एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को वेलनेस कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। साथियों ये मेरा सुझाव था, अगर आपको मानना है तो अच्छी बात है, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के क्षेत्र तथा सीमाओं का उल्लेख कीजिए। साथियों किसकी बात कर रहा है, ये आरपीडी की बात कर रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस की बात करता है। और साथियों जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, इनिशियल स्टेज से ही बता रहा हूँ, जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से 1 मिनट तक आप सोचिए कि आखिर में ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है, ये किस एक्ट से पूछा गया है। अगर एक्ट आपको पता चल जाता है तो किस सेक्शन से रिलेटेड है, अच्छा सेक्शन भी आपको पता चल गया तो आप ये सोचिए कि किस चैप्टर में ये दिया गया है, उस चैप्टर के बारे में भी आप सोचिए। जब आप 1 से 2 मिनट आप सोचेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा आंसर का ओवरव्यू आ जाएगा। और बस आपको क्या करना होता है, आपको खटाखट टाइप करना होता है, मीन्स कि लिखने की आवश्यकता बस होती है। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया और कह रहा है, अभी इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। साथियों साथ ही साथ इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है। सबसे तो पहले आपको बताना है कि जो आरपीडी होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसका अधिकार क्या होता है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब हो जाता है। और आप देख भी सकते हैं किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन को रखा भी गया था और प्रीवियसली इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था। ये क्वेश्चन अपडेटेड है, इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, गंभीरता से लेना है। और ये ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप में क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे भी और लगा है, कर रहा है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग ढाल की तरह किया जा सकता है, तलवार की तरह नहीं किया जा सकता है। जब साथियों हम बात करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस की, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस आपको दिया कहा गया है, तो साथियों ये आईपीसी के अंतर्गत दिया गया है। और आईपीसी में कहाँ दिया गया, आईपीसी के चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत दिया गया है। कहाँ पर दिया गया साथियों, तो आईपीसी के चैप्टर नंबर 4 में दिया गया। और आईपीसी का चैप्टर नंबर 4 हमको किस चीज़ की बात करता है, तो ये जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, तो जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। और जनरल एक्सेप्शंस हमारा कहाँ से कहाँ तक फॉल करता है, तो जनरल एक्सेप्शन हमारा 76 से लेकर के 106 के अंतर्गत फॉल करता है। ये बातें आपको समझ में आ गई कि धारा नंबर 76 से लेकर के 106 के अंतर्गत जनरल एक्सेप्शन हमारा फॉल करता है। लेकिन जब हम स्पेशली बात करते हैं किसकी, आरपीडी की, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस की, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस आपको कहां से कहां तक दिया गया। अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 96 के अंतर्गत आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस को देखने के लिए मिलेगा। तो 96 से लेकर के 106 में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है, प्रॉपर्टी से भी और आपके बॉडी से भी, दोनों प्रकार के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये आपके दिमाग में एक मोटा मोटा आइडिया आ गया कि हाँ इस रेंज के बीच में हमारा क्या कर रहा है, हमारा ये क्वेश्चन फॉल कर रहा है। जब आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा था तो जाहिर सी बात है आपने बेयर एक्ट पढ़ा होगा या कोई रेफरेंशियल गाइड पढ़ा होगा या फिर रेफरेंशियल कोई नोट्स पढ़ा होगा या जो भी वाट एवर आपने अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए पढ़ा
पढ़ा होगा, एट द टाइम आप उसको एक बार पीछे करिए, खोलिए, और मेरा मानना ये है जब कभी भी आप आंसर राइटिंग करने बैठिए तब आप अपने बेयर एक्ट को खोल के बैठिए। कम से कम 10 से 15 दिन या 1 महीने तक, एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले तक आप क्या करिए, बेयर एक्ट अपने सामने रखिए और कोशिश करिए कि उसी बेयर एक्ट को क्या करें, वहाँ से निकालें और अपने क्वेश्चन, अपने आंसर में क्या करें, फ्रेम करने का प्रयास करें। यही एक स्ट्रेटजी होता है और इसी स्ट्रेटजी पे आपको क्या करना होता है, वर्क करना होता है। यहाँ पे जो भी आंसर फ्रेम किया गया है साथियों, वो सब के सब क्या किया गया, बड़ी तरीके से इसको फ्रेम किया गया है और सभी चीज़ों को यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड किया गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन का डिज़ायर होता है। साथियों यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आंसर में इलस्ट्रेशंस भी आप डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलेगा, आंसर में आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है केस लॉ, केस लॉ को तो आपको डेफिनेटली छोड़ना ही नहीं है। आप अगर एग्जामिनेशन है तो आप 1 केस लॉ या 2 केस लॉ, मैक्सिमम आप 3 केस लॉ को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन में आप रख सकते हैं। अब देखिए आंसर फ्रेमिंग क्या कर रहा है। जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को तो आप लोगों ने 3-3 बार क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया और तरीका भी मैंने दिखा दिया कि किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। कह रहा है कि आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार, जो हमारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस की बात करता है। ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस हमको बताया कहाँ गया, ये क्या चीज़ होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस, ये किस चिड़िया का नाम है। तो वही कह रहा है आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार विधि द्वारा अनुदत्त अधिकार है। ये राइट हमको किसी के द्वारा ये नहीं ग्रांट नहीं किया गया है, ये हमें किसके द्वारा दिया गया है, बाय द लॉ के द्वारा दिया गया है। हमको ये अधिकार जो देता है वो कानून के द्वारा दिया गया है। यह नागरिक अनागरिक सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। कौन सा अधिकार, जो हमारा आरपीडी का राइट होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस होता है, जिसको कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, हम लोग मार सकते हैं। कब मार सकते हैं, हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस का एक्सरसाइज करते वक्त। और ये सिर्फ और सिर्फ हम ही को नहीं प्राप्त होता है, ये सामने वाले को भी क्या होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस यहाँ पे प्राप्त होता है। कह रहा है अपराध तथा हमले का शिकार किसी भी व्यक्ति को विधिक मर्यादाओं के अधीन इस अधिकार के प्रयोग हेतु प्रावधानित करता है। किस प्रकार से प्राधिकृत करता है, तो आप देखिए आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार राज्य की सीमाओं का संकेत करता है। किसकी सीमाओं का संकेत करता है, तो राज्य की सीमाओं का संकेत करता है। प्रथमतः लोगों के जान माल की रक्षा करने का दायित्व तो किसका होता था साथियों, तो राज्य का होता है। क्योंकि हम किसके अंडर में काम करते हैं, हमारे ऊपर सेंक्शन किसका लगता है, हमारे ऊपर राज कौन करता है, तो हमारे ऊपर राज्य करता है। क्योंकि अगर हमने किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस कमिट किया तो उसका पनिशमेंट हमको कौन देता है, तो उसका पनिशमेंट हमको राज्य के द्वारा ही उसका पनिशमेंट हमको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ कर रहा है संहिता के अंतर्गत आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार की योजना एक नज़र में आप देखिए। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शंस की धारा 96 से लेकर के 106 में प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी अधिकारों का उपबंध किया गया। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं, वो पीछे बात न लिखते हुए। आपको जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार से आप आंसर राइटिंग करिए, लेकिन कोशिश करिए कि पर डे 20 पेज आप क्या करिए, आप आंसर राइटिंग के लिए दीजिए। कम से कम 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा आप बैठ करके आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप अगर हमारे वीडियो के माध्यम से अगर ये सूचना पा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है कि आप 3 घंटा बैठ करके, 2 घंटा बैठ करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ करा धारा 96 से 102 तथा 106 तथा 104 शरीर के प्रतिरक्षा से संबंधित है, जबकि धारा 96, 97, 99, 103, 104, 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। आगे कह रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, कह रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को 2 महत्वपूर्ण सीमाएं। अब कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, तो साथियों ये 2 महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। यह कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी भी ऐसे कार्य को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता जो निश्चित रूप से प्रतिरक्षा नहीं है, अपितु एक अपराध है। इसको क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा एक ऑफेंस के रूप में इसको कन्वर्ट और कवर किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द्वितीय, यह कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग उस समय नहीं किया जा सकता है जब इसकी मांग करने वाला स्वयं आक्रमणकारी हो। अगर मान लीजिए कि आप आक्रमणकारी हैं, मीन्स कि आप ही के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मारा जा रहा है और आप कहने लगे कोर्ट ऑफ लॉ में कि भाई साहब मैं क्या कर रहा था, तो मैं अपने आरपीडी का इस्तेमाल कर रहा था, मीन्स कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस का मैं इस्तेमाल कर रहा था। आप खुद ही आक्रमण कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास में दिख रहा है कि आप खुद ही उसको मार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था। तो ये आपको इसका प्रतिरक्षा आपको नहीं मिल सकता है, इसका आप डिफेंसेस नहीं ले सकते हैं। इंडियन
पेनल कोड आपको इस प्रकार का डिफेंसेस नहीं प्रोवाइड करता है। अब इससे रिलेटेड साथियों यहाँ पे हम क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण न्याय निर्णय को देखेंगे। अब महत्वपूर्ण न्याय निर्णय के अंतर्गत कौन कौन सा न्याय निर्णय आ जाता है, कौन कौन सा केस लॉ आ जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस लॉ आप डालेंगे, राम आधार बनाम स्टेट ऑफ बिहार का एक मामला आ जाता है। अब इस मामले के अंतर्गत क्या कहा जाता है साथियों, कहा जा रहा है धारा 96 घोषणात्मक है। ये क्या करता है, ये डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेशन करता है, इसका सावधि निर्वचन नहीं किया जा सकता है, अन्यथा संहिता की योजना विफल हो जाएगी। जो संहिता की जो एक्ट का योजना होता है, इसको क्या किया जा सकता है, विफल हो जा सकता है। धारा 96 में यह विवक्षित है कि विधिक मर्यादाओं के अधीन रहते हुए भी किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। जो विधिक मर्यादा होता है, अगर उसके अंतर्गत भी हम रह रहे हैं तो ये अपराध के अंतर्गत फॉल नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास केस लॉ आता है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम स्टेट ऑफ पेप्सू का मामला आता है। और इस केस लॉ को आपको क्या करना है, एज यूजुअल इसी तरह से आपको अपने एग्जामिनेशन में कोट करते हुए चलना है। कर रहा है, इस वाद में अभियुक्त पेप्सू और उसके संबंधी ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। कौन, तो पेप्सू और उसके संबंधी ने गोली मारकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। ग्रामीण उस घायल को उपचार के लिए ले जा रहे थे, उत्तेजन पुल्लू उसे मार डालने के लिए पुनः दौड़ा दिया। फिर से उसको, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आपने मार दिया है, अगर वो घायल हो गया है, अगर उसको चोटिल हो गया है, उसको किसी व्यक्ति के द्वारा अगर अस्पताल लेके जाया जा रहा है, फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं, दौड़ा करके मार रहे हैं। कुछ व्यक्तियों ने रोकने की कोशिश किया, अभियुक्त पेप्सू को गोली चलाने के लिए रोका तथा उसके हाथ से बंदूक भी छीन लिया गया था। इसके बावजूद अभियुक्त ने अपने साथी के हाथ से बंदूक छीनकर घायल व्यक्ति पर पुनः गोली चला दिया। और यहाँ पे वो कहने लगा कि मैं क्या कर रहा था, मैं अपने आरपीडी का इस्तेमाल कर रहा था, मीन्स कि मैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पे आपने आई विटनेस भी आपके सामने खड़े हैं कि नहीं, आप क्या कर रहे हैं, अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सेसिव फोर्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जा करके कि नहीं, मैं तो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा था। तो इस दशा में आपको किसी भी प्रकार के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कोई भी आपको ग्राउंड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। वही चीज़ आपको इस केस लॉ के अंतर्गत देखने के लिए मिला होगा। घायल होने से मृत्यु हो जाता है। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त स्वयं ही आक्रमणकारी था, अतः वह आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग का दावा यहाँ पे नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से आपको अपने आंसर को सजाते हुए, अपने आंसर को रचनात्मक बनाते हुए लिखते चले जाना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में नंबर आपको गेन करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर गेन करेंगे, उतना ही आप अच्छा से अच्छा रैंक को भी गेन कर सकते हैं आप अपने जुडिशरी एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य का एक मामला आता है कि वाद में धारित किया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की गणितीय नापतोल संभव नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अब किस प्रकार से आप नापतोल कर सकते हैं कि कितना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आपने इस्तेमाल किया, कितने डिग्री का आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया, कितने डिग्री का सामने वाले ने राइट ऑफ प्राइवेट का आपने इस्तेमाल किया। तो इस केस के अनुसार यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं सेट किया गया है कि कितना आपने इस्तेमाल किया आरपीडी का आपने, और कितना उसने अपने आरपीडी का इस्तेमाल किया गया। ये कोर्ट ऑफ लॉ में ही क्या किया जा सकता है, इसको फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ही उसको देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। और जो जजेस होते हैं हमारे ऑनरेबल, वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, और जैसे ही जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो सभी लॉ को क्या करके जाते हैं, वो सभी लॉ को पढ़ करके जाते हैं। देखिए आगे कर रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग। अब किस प्रकार से आपको अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करना है, कह रहा है कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जा रहा है। कोई भी बात ऐसा नहीं है जिसको ऑफेंस की कैटेगरी में हम मानते हैं। किस लिए ऑफेंस की कैटेगरी मानते हैं, जो भी बात हम क्या करते हैं अपने आरपीडी के अकॉर्डेंस में करते हैं। अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अकॉर्डेंस में हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे, उसको किसी भी प्रकार का हम अपराध के अंतर्गत नहीं मानेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होता है, सभी को पास ये होता है, सभी अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर वह व्यक्ति अपने इस अधिकार का प्रयोग भी कर सकता है। भाई जाहिर सी बात है, सबके पास अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, और ये हमको कोई आम आदमी ने प्रोवाइड नहीं किया है, ये हमारे पार्लियामेंट के द्वारा हमको प्रोवाइड किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसलिए प्रोवाइड किया गया है क्योंकि आप भी क्या कर सकते हैं, आप अपने जान माल का आप क्या कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, आप अपने जान माल को बचा सकते हैं। इस संहिता की दी हुई परिभाषा के अधीन भले ही वह अपराध हो किंतु क्षमा योग्य होगा। क्या होगा साथियों, यहाँ पे एक्सक्यूजेबल होगा। और ये बात कौन बता रहा है, तो ये बात हमारा
केस बता रहा है कि हमारा एक जनरल एक्सेप्शंस बता रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 4 में हमको डिफाइन किया गया है कि साथियों भले ही आपने किसी का सामने वाले का मर्डर कर दिया, लेकिन ये क्या होगा, ये एक्सक्यूजेबल में फॉल करेगा। आपके पास एक एक्सक्यूज़ होगा कि मैं नहीं मारता तो साहब वो क्या करता, वो मेरी ही जान ले लेता, मैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया हूँ। इसीलिए आपको आईपीसी जब आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, तो वहाँ पे आरपीडी से मीन्स की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस से रिलेटेड मामले को रखा गया है। और आईपीसी का अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई कहा जाए साथियों, तो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर यही होता है, चैप्टर नंबर 4 होता है और चैप्टर नंबर 16 होता है। अगर इन दोनों चैप्टर्स को आप तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका जो 50 से 60% जो क्वेश्चन बनता है यहीं से बनता है, यही चैप्टर नंबर 12 से, चैप्टर नंबर 16 से बनेगा और चैप्टर नंबर 4 से बनेगा, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन के लिए यही जिस्ट ही होता है। लड़के पढ़ते रहते हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा चीज़ पढ़ेंगे, उनको ओरिजिनली पता ही नहीं है कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। घुमा फिरा के आपको ये लिखना ही पड़ेगा। जब कभी भी कोई भी आप आंसर फ्रेम करेंगे उसमें आपको चैप्टर नंबर 4 घुसाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बचाने के बारे में हमको दे रहा है। मारने वाले से ज़्यादा काम करता है बचाने वाला, और बचाने वाला हमको कहाँ पे दिया गया है, आईपीसी के चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हमको दे दिया गया है। कह रहा है यह किस सीमा तक और किन मामलों तक सीमित होता है, इसके बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 97 से 106 के भीतर प्रावधान किया गया है। तो जो भी साथियों आपका क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में आपने क्या किया, यहाँ पे आंसर को भी फ्रेम किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए। अब किसकी बात कर रहा है साथियों, तो संपत्ति की बात कर रहा है। अभी तक हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस मीन्स की बॉडी के प्राइवेट डिफेंसेस की बात कर रहे थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए। क्या संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है? क्या अगर मान लीजिए कि हमारे संपत्ति है, अगर हमारे संपत्ति का किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से दोहन किया जा रहा है, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पे भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके एक ऑडियंस में आप क्या कर सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं, और ये क्या होगा, ये जस्टिफिएबल होगा और ये एक्सक्यूजेबल होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी, तो ये सारी बातें आपको चैप्टर नंबर 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगी। आगे कह रहा है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहता है। अगर व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार जो है हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये कब तक बना रहता है, तो इन सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, इस आंसर के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करेंगे। और आप देख सकते हैं ये यूपीजे 2018 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, और क्या पता है कि एज यूजुअल इसी से रिलेटेड, इसी सेक्शन से रिलेटेड, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड, संपत्ति की प्रतिरक्षा से रिलेटेड, क्या पता कि आपके भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रेस किया जा सकता है। तो साथियों आप सतर्क रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। जो मैं बता रहा हूँ ये तो आप पढ़िए ही पढ़िए, और भी क्वेश्चंस आप दिन भर में कम से कम 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करने का कोशिश करिए खुद से ही। अभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बिना देखे ना करिए, आप देख करके ही करिए। पहले लिखने की तो हैबिट डाल लीजिए। अभी तक तो आप लोगों ने प्रीलिमिनरी सिर्फ पढ़ा है, अब लिखने की भी तो हैबिट डाल लीजिए। ये मेरे द्वारा लिखा ही गया है, इसीलिए मैं आपको लिखने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। और लिखने में आप लोगों का कभी हाथ दर्द करेगा, कभी मन नहीं लगेगा, और इस प्रकार से आपको शेड्यूल्ड तरीके से लिखने की आवश्यकता है, तभी आप मेन एग्जामिनेशन में अच्छे से अपीयर हो पाएंगे। देखिए कह रहा है, इसका उत्तर क्या कर रहा है, संपत्ति की आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहा या जारी रहना भारतीय दंड संहिता की धारा 105 से संबंधित है। ये कहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है साथियों, तो जब हम सेक्शन नंबर 105 को रीड आउट करते हैं, तो सेक्शन नंबर 105 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसके प्रथम खंड की बात करते हैं, इस प्रकार से भी अगर आपको एट द टाइम आंसर समझ में आता है, तो आप प्रथम खंड, द्वितीय खंड, इस तरह से भी आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। कह रहा प्रथम खंड, धारा 105 के प्रथम खंड के अनुसार संपत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो जो संपत्ति होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, उसकी आत्मरक्षा का अधिकार, संपत्ति की जोखिम की युक्तियुक्तता का आशंका रीजनेबल एप्रीहेंशन के प्रारंभ के साथ प्रारंभ हो जाता है। किसके साथ ये प्रारंभ हो जाता है साथियों, तो जो रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है, जिससे कि लग रहा है कि हाँ युक्ति कारण है कि ये क्या करेगा, मेरी प्रॉपर्टी को या तो बर्बाद कर देगा या तो मेरी प्रॉपर्टी को हथिया लेगा, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है संपत्ति के विधि
संपत्ति के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार का जारी रहना अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब किस प्रकार का ऑफेंस कमिट किया जा रहा है इसको भी आपको देखना आवश्यक होता है, और ये देखने का कार्य कौन करता है? आपने तो ऑफेंस कमिट कर दिया और ये कौन अब ऑब्जर्व करेगा? ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत ये जज साहब के द्वारा क्या किया जाएगा? ऑब्जर्व किया जाएगा। आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति के लिए संकट प्रारंभ हो। ये आवश्यक नहीं है कि जब संकट प्रारंभ हो तभी हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। संकट की मात्र युक्ति युक्त आशंका, अगर रीजनेबल अप्रीहेंशन भी अगर आपको लगता है कि नहीं इस प्रकार से हमारा हो जा रहा है, अगर इस प्रकार से हमको हो जाएगा, रीजनेबल युक्ति युक्त, ये बात आप जरूर लिखिएगा और यही बात आपको नंबर दिलाएगी। अगर इस प्रकार का अप्रीहेंशन हो जाता है, आपको डर लगने लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कह रहा है चोरी के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार का जारी रहना, धारा 105 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलता है। सेकंड अगर क्लॉज की बात करते हैं, सेकंड खंड की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये कह रहा है धारा 105 के द्वितीय खंड के अनुसार चोरी के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार के हम बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? तो चोरी के विरुद्ध अगर किसी भी प्रकार का आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या कर रहा है? संपत्ति सहित अपराध के पहुंच के बाहर हो जाने पर आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में, लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त हो जाने तक अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड कह रहा है संपत्ति के बरामद होने तक, जारी रहने तक हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप क्या करेंगे? आप एनालिसिस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं लूट के विरुद्ध आत्मरक्षा के अधिकार की निरंतरता, धारा 105 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलती है और ये थर्ड क्लॉज के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। अपराधी द्वारा मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध करने या उसका प्रयास करने तक आत्मरक्षा का अधिकार जारी रहता है। कहाँ तक जारी रहता है? तो इन सभी फैक्ट को आप क्या करिएगा? एक एक एनालिसिस करिए। करें अपराधी द्वारा मृत्यु या उपहति, या तो मृत्यु या तो उपहति। अब उपहति किसी भी प्रकार का हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है और सिंपल भी हर्ट भी हो सकता है। उपहति या सदोष अवरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने या उसका प्रयास करने आत्मरक्षा का अधिकार जारी रहता है। लूट, रॉबरी के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार, तात्विक मृत्यु या तत्कालिक उपहति या तत्कालिक निजी अवरोध के भय के बने रहने तक क्या रह सकता है? ये हमारा जारी रह सकता है। और क्या रह सकता है? तो ये आरपीडी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस यहाँ पे क्या कर रह सकता है? तो यहाँ पे जारी रह सकता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार की निरंतरता, और ये धारा 105 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है जब हम इसके चतुर्थ खंड को पढ़ेंगे। साथियों इसको खंड के अंतर्गत डिवाइड करके रखा गया है। आपको अगर लगता है कि खंड खंड आप करके आंसर लिखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस प्रकार से लिखेंगे, और जो आपके एग्जामिनर होंगे वो आपका पॉइंट ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट वो क्या करते रहेंगे? आपका जांच करते रहेंगे। कर आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार, ऐसे अतिचार या रिष्टि के कारित किए जाने में अपराधी की संलग्नता बने रहने का जारी किया जाता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है 105 में ही रात्रि में गृह भेदन के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार की निरंतरता, जो कि धारा 105 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके लास्ट और पंचम खंड में कह रहा है इस अपराध के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक कि ऐसा अपराध के साथ प्रारंभ गृह अतिचार जारी रहता है। जब तक आपका गृह अतिचार जारी रहता है तब तक आप क्या कर सकते हैं? आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का 100% यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और रीजनेबल एप्रीहेंशन होने पर भी आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आरपीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है घातक संप्रहार हमले के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 106 के अंतर्गत कर सकते हैं। साथियों ये 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा और उसी 20 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में सभी आंसर को आपको यहाँ पे फ्रेम कराया जा रहा है। नेक्स्ट कर रहा है कि किसी हमले से प्रतिरक्षा करते समय निर्दोष व्यक्ति को क्षति पहुंचना क्षम्य बनाता है। अब किस किस प्रकार से क्षम्य बनाता है? तो फर्स्ट कर रहा है उक्त हमले से उस मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती हो, और सेकंड कर रहा है उसके विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति के अपहानि के जोखिम के बिना वह अधिकार का प्रयोग कार्य रूप में न कर सके हो, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं? आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग्स में आपके पास एक केस लॉ है, उस केस लॉ को भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं।
लिखा है राम सुहावन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इलाहाबाद का मामला है साथियों। और इस मामले में क्या कहा गया है कि वाद में कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का मुख्य उद्देश्य मूल्यवान मानव जीवन की रक्षा करना है। मूल्यवान मानव जीवन, जो आपका मानव जीवन मिला है साथियों, ये अमूल्य नहीं है, बहुत ही मूल्यवान मानव जीवन है। यही कारण है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि मनुष्य खून की प्रत्येक बूंद की एकड़ भूमि से अधिक मूल्यवान है। मीन्स कि अगर मान के चल रहे हैं कि आपके पास बहुत एकड़ जो भूमि है, लेकिन जो मनुष्य का खून होता है ये आपके एक एकड़ भूमि से या हजारों एकड़ भूमि के ज़मीन से क्या होता है, ज़्यादा मूल्यवान होता है। इसीलिए आप यहाँ पे अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, इसके अकॉर्डिंग्स में जिस तरह से क्वेश्चन बना उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे एनालिसिस करने का कोशिश कराया हूँ आपको। अब साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ केस लॉ बता देना चाहता हूँ कि जब आप अपना आंसर फ्रेमिंग करेंगे तो आप रेफरेंशियल केस लॉ के अंतर्गत इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। कभी कभार काफ़ी लोगों का ये आता है कि इस प्रकार से केस लॉ भी बता दिया जाए कि जब हम अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो एट द टाइम हम यहाँ पे केस लॉ को भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जैसे साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस की अगर हम बात करते हैं, जनरल एक्सेप्शंस किसका, तो ये चैप्टर नंबर 4 का, और चैप्टर नंबर 4 किसका, तो ये इंडियन पिनल कोड 1860 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, तो इंडियन पिनल कोड 1860 के केस लॉ के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर हम सेक्शन नंबर 76 की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है आर बनाम प्रिंस का। अगर सेक्शन नंबर 76 से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आंसर राइटिंग आता है तो आप उसमें आर बनाम प्रिंस के केस लॉ को डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वीन बनाम टॉनसन के केस को भी डाल सकते हैं सेक्शन नंबर 76 को। रेक्स वर्सेस लेबिट का भी आप केस लॉ डाल सकते हैं सेक्शन नंबर 76 में। सिराज वर्सेस डी रूटजन का भी केस आप डाल सकते हैं सेक्शन नंबर 76 में। चिरंजी वर्सेस स्टेट का भी आप मामला डाल सकते हैं सेक्शन नंबर 76 से। तो सेक्शन नंबर 76 से इतने इंपॉर्टेंट केस लॉ थे। जो भी हमको इंपॉर्टेंट केस लॉ लगा, जो आप लर्न भी कर सकते हैं, जो आप अपने एग्जामिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मैंने एक जगह यहाँ पे रखने का भरपूर प्रयास किया। नेक्स्ट कर रहा है मुस्मात अमोना, सेक्शन नंबर 83 से रिलेटेड ये केस लॉ है। क्वीन वर्सेस लक्ष्मी, ये सेक्शन नंबर 83 से रिलेटेड आपके पास केस लॉ आ जाता है। तो ये सेक्शन नंबर 83 से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बन रहा है जो कि डोली कैपेक्स की बात करता है और सेक्शन नंबर 82 में डोली इन कैपेक्स की बात करता है, उससे रिलेटेड ये मामला आपका देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर 81 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो आर वर्सेस डडली एंड स्टेफन्स की बात करता है। आर वर्सेस डडली एंड स्टेफन जो कि सेक्शन नंबर 81 से हमारा डील करता है। अगर हम 84 की हम बात करते हैं साथियों तो 84 में हमारे पास दो केस लॉ है, आर वर्सेस मैकनॉटन का है और आर वर्सेस अर्नोल्ड का है। और ये दोनों केस लॉ भी आपके लिए क्या है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ माना जाता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 85 से हमारे पास दो केस लॉ आ जाता है, आर वर्सेस लिपमैन का केस आ जाता है और डीपीपी वर्सेस वियर्ड का केस आ जा रहा है, जो कि सेक्शन नंबर 85 और सेक्शन नंबर 86 दोनों से डील करता है, जो कि इंटॉक्सिकेशन, वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन और इंटॉक्सिकेशन से क्या करता है, ये डील करता है। 86 से रिलेटेड हमारा आ जाता है स्पेसिफिकली वासुदेव वर्सेस पेप्सू का मामला। वासुदेव वर्सेस पेप्सू का भी मामला आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट मामला हो जाता है। दशरथ पासवान का मामला आ जाता है सेक्शन नंबर 90 से अगर आपके पास कोई भी केस लॉ आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप दशरथ पासवान का भी केस क्या कर सकते हैं। अगर आपको केस का फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस एट द टाइम याद नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप रेफरेंस में भी सिर्फ और सिर्फ केस लॉ को भी आप मेंशन कर सकते हैं। अभी साथियों आप लोगों ने प्राइवेट डिफेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ा और प्राइवेट डिफेंसेस से रिलेटेड बाकी तो कोई केस लॉ को आपने देखा ही, ऑब्जर्व ही किया। ये आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा केस लॉ को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस पेप्सू का मामला आता है जो कि सेक्शन नंबर 96 से डील करता है। लक्ष्मण साहू वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का मामला आता है जो कि सेक्शन नंबर 96 से आपका डील करता है। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट का मामला आता है जो कि सेक्शन नंबर 100 से डील करता है। और दयानारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला आता है जो कि सेक्शन नंबर 102 से डील करता है। और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिव मूरत का मामला आता है जो कि सेक्शन नंबर 103 से डील करता है। तो साथियों इस सेशन में इतना ही था जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल था, रेलिवेंट था। साथियों यहाँ तक तो जो भी सेशन था मैंने आपको यहाँ पे बिना भी किसी देर किए हुए मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया हूँ। साथियों अब आप लोग थोड़ा सा मेरा हेल्प करिए कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसको थोड़ा सा आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको प्रोवाइड करिए, इसको शेयर करने का कोशिश करिए, तभी तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो मैं आपके लिए डेली आंसर्स फ्रेमिंग करके लेकर के आऊँगा।
अगर इस पे हमको वॉच ही नहीं मिलेगा, कोई इसको देखेगा नहीं, अगर 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, तो फिर मैं भी ना कहीं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और इस प्लान को क्या करना पड़ेगा, हमें बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं, इस प्यार के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्यार आपको और भी दिखाना पड़ेगा। आप इसको साथियों अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करिए। जो भी जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी एपीओ एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहा है, साथियों मेरा रिक्वेस्ट आपसे बस इतना ही है कि आप इसको शेयर करिए। जितना पॉसिबल चीज़ें हो सकेगा, सभी पॉसिबल चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा इस वन प्लेटफॉर्म से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपसे चार्ज मैं नहीं ले रहा हूं। और आप देख भी सकते हैं लेवल कि मैं एक एक चीज़ों को यहाँ पे एलिब्रेट करने का डेफिनेटली प्रयास कर रहा हूँ, एक एक चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों अगर आपको ये भी लगता है कि इसका PDF भी आपके पास होना चाहिए, तो डेफिनेटली PDF भी आप हमसे ले लीजिए। PDF लेने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप किस नाम से है साथियों, तो लॉ विथ रोनित के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको एज यूजुअल ये PDF आपको वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रोवाइड कर देंगे। और साथियों एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहते हैं, जैसे ही ये पार्ट सेकंड आप देख लेंगे, इसके बाद से पार्ट थर्ड भी आपको इंडियन पेनल कोड का देखने के लिए मिलेगा। और सभी पार्ट्स को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और पर डे 20 पेजेस आपको लिखना है। अगर पॉसिबल हो सके तो आज ही से आप लग जाइए, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन आपका है और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए कमर कस करके तैयार रहना है। साथियों जो भी पॉसिबल हो सकता है, जो भी आप लोगों का कमेंट सेक्शन में कमेंट आएगा, जो भी सेक्शंस कराने के लिए, जिस चीज़ पे आंसर कराने के लिए, वो सभी पॉसिबल चीज़ें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपको डील करके दूंगा। तो साथियों अब यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, देख लीजिए ये भी। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरी है तो आप हमको रीज़नेबल टाइम में फिर बता रहा हूँ, रीज़नेबल टाइम में आप हमको कॉल कर सकते हैं। मीन्स कि 10 से लेकर के 5 बजे के बीच में आप हमको कॉल कर सकते हैं। 10 से 6 बजे के बीच में आप हमको कॉल कर सकते हैं। मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे अच्छे से और भी फैसिलिटेट कर दूँगा। तो साथियों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।